हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कि बच्चों में जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो उसकी जो डेफिनेशन है उसको डिफ़ाइन करेंगे हम, और उसमें नर्सेस का क्या रोल प्ले होता है और इसमें प्रिवेंशंस क्या है। तो क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एट लीस्ट 7 कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ हेड एंड गिव कॉमन मैनेजमेंट, नर्सेस रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें हमें कम से कम 7 कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बताना है, और क्या करना है इसमें जो भी नर्सेस की जो रोल प्ले करती हैं नर्सेस, जो भूमिका होती है उनकी, वो बताना है, और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ मतलब क्या होता है, जो बच्चे में बर्थ से ही जो एबनॉर्मलिटीज़, जो डिफेक्ट्स प्रेजेंट है उसको हम कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं एनसेफेली। एनसेफेली क्या होता है, यह एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर क्रैनियल वॉल्ट एब्सेंट रहती है। इसके साथ ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कम्प्लीटली मिस्ड या फिर छोटा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है। इसमें जो क्रैनियल जो वॉल्ट होता है वो एब्सेंट होती है, वो उपस्थित नहीं होती है। इसके साथ में और क्या होगा, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा वो भी पूरी तरह से या तो नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका साइज जो है बहुत छोटा होगा। सेकंड जो एबनॉर्मलिटीज़ है माइक्रोसेफेली। अब माइक्रोसेफेली में आप उससे क्या समझते हो, माइक्रो मतलब छोटा और सेफेली मतलब यहाँ पे बात हो रही है हेड की। तो बच्चे के हेड की बात है, तो अब इसमें क्या है, एबनॉर्मली स्मॉल हेड का बच्चा होना जिसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, उसको नर्सिंग केयर इस प्रकार दी जाती है कि पेरेंट्स चाइल्ड विथ माइक्रोसेफेली को अपनाने में खुश रहे। इसके अलावा निम्नलिखित क्रेनियल डिफॉर्मिटीज़ और भी देखने मिलती हैं। अब इसमें क्या है, जो बच्चे का जो हेड होता है वो कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स है, बच्चा जैसा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करें, तो यही जो है इसका एक ट्रीटमेंट कहना चाहिए, तो यही कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए कुछ और भी जो क्रैनियल डिफॉर्मिटीज़ है वो भी कुछ देखने मिलती है। तो उसमें क्या है, क्रैनियोसाइनोस्टोसिस। अब इसमें क्या होता है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ सिंगल सजाइटल सूचर कॉज स्कल ऑफ बिकम elongated in anteroposterior direction with a high cranial vault and subabnormal transverse diameter। केवल सजाइटल सूचर्स के पूर्वकालिक बंद होने से जो स्कल है उसका आगे का और पीछे का की जो दिशा होती है उसका लंबा होना, साथ में जो वॉल्ट है वो ज़्यादा, उसका साइज जो है इंक्रीज़ है, ऊंचा है, और डायमीटर कम है। तो अब ब्रैकीसेफेली क्या होता है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर्स। अब यहाँ पे सूचर्स की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने क्रैनियोसाइनोस्टोसिस में क्या देखा था कि जो क्लोजर्स है, मतलब क्लोजर्स जो है हमारे, जो फॉन्टानिल्स हैं वो इमेच्योर है, और जो सजाइटल सूचर्स हैं उसमें क्या है कि वो बहुत, मतलब उनका जो शेप है, साइज है, वो कैसा है, उनकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो उसका अल्टर्ड है। इसके अलावा जो वॉल्ट है वो भी कैसा है, साइज में इंक्रीज़ है, और डायमीटर बहुत ही कम है। ठीक है, एबनॉर्मल डायमीटर है उसका। तो अब ब्रैकीसेफेली में क्या है कि जो क्लोजर है वो प्रीमैच्योर है, जो कोरोनल सूचर्स हैं, जो स्कल्स में बच्चे के सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जिसमें सजाइटल सूचर है, कोरोनल सूचर्स होता है, लैम्बॉइडल सूचर्स है, फ्रंटल सूचर। तो इसमें जो कोरोनल सूचर्स प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट होता है, और जो एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन होती है वो भी अल्टर्ड होती है, शॉर्ट होती है, और फ्लैटनिंग ऑफ ऑक्सीपुट एंड फॉरहेड। जो ऑक्सीपुट और जो फॉरहेड है वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, मतलब चपटा होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीसेफेली। इसमें क्या होगा,
premature closure of both coronal and sagittal sutures causing an excessively high narrow skull tapers upward on all sides। इसमें क्या है, जो कोरोनल और जो सजाइटल सूचर्स हैं वो कैसा होगा, पहले ही क्लोज हो गए, तो उससे क्या होगा, जो स्कल है बच्चे का वो ऊंचा होगा और जो स्कल है वहाँ पे क्या है, स्पेस कम होगा और जो उसकी डायरेक्शन है वो कैसी होगी, पूरे उसका जो सर्कमस्टेंस है वो कैसा होगा, थोड़ा अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, नैरो होगा। अब प्लेजियोसेफेली में क्या होगा, यूनिलैटरल क्लोजर ऑफ वन कोरोनल और लैम्बॉइडल सूचर कॉजेज स्कल टू बिकम एसाइमेट्रिक। अब जो एक और का जो कोरोनल सूचर्स है, लैम्बॉइडल सूचर्स है, उसके से पहले से समय से क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, जो स्कल्स का जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेनियोफेशियल डिस्टोसिस। अब इसमें क्या होगा, इट इज़ प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ एनी वन और ऑल cranial sutures, most frequently the corneal and atypical facial deformity with widely spaced eye, hypoplastic mandible, beak-like nose, large and protruding tongue with frequent exophthalmos। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो स्कल है वो किसी भी एक या फिर जो सभी सूचर्स हैं, जो हमारे जो बच्चे की जो ब्रेन में स्कल में जो भी सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हम एक सूचर्स की बात करें या सभी सूचर्स कैसे होते हैं, जो जैसे समय से पहले बंद हो गए, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो बच्चे के फेस पर पड़ेगा। जैसे अगर ज़्यादा दूर से अगर देखें हम आइज़ को, तो वो कैसी होगी, उसमें एबनॉर्मलिटीज दिखाई देगी हमें, क्योंकि अब स्कल का ही साइज अगर छोटा है, अगर उसमें ही एबनॉर्मलिटीज है तो फेस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और जो नोज़ है वो कैसी होगी, हमें लंबी दिखाई देगी और लंबी लटकी हुई जीभ, आंखें बाहर निकली हुई दिखाई देगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियोफेशियल डिस्टोसोसिस कहते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, जेनेटिक डिसीज़ की कोई देखभाल नहीं होती है। अब जो जेनेटिक डिसीज़ होती है उसकी कोई देखभाल नहीं होगी। जेनेटिक डिसीज़ बिल्कुल क्योर नहीं होती है। जो नुकसानदायक कंडीशंस है उन्हें एक लिमिट तक प्रिवेंट एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट से चेक कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब इसमें क्या है, जो जेनेटिक डिसीजेज होती है उसकी कोई देखभाल नहीं होगी, कोई केयर नहीं होगी, तो जो भी ऐसी जो हार्मफुल कंडीशंस हैं उसमें एक लिमिट तक हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट है सर्जिकल रिपेयर। अब इसमें सर्जरी कर सकते हैं। लाइफ सेविंग और प्रोलॉन्गिंग लाइफ के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एग्जाम्पल, लिगेशन ऑफ ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, रिपेयर ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ सेविंग के लिए कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, हम जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तो उसको रिपेयर कर दिया, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है तो उसको उसकी सर्जरी कर दी, ये कर सकते हैं हम। इसके अलावा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। अब प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से कंजेनाइटल डिसीज़ हो जाती है तो उस सब्सटेंस को रिप्लेस करके कुछ लिमिट तक उस बीमारी को रोका जा सकता है। एग्जाम्पल, क्रेटिज्म एंड में थायरोक्सिन एक्जेक्ट देना। अब इसमें क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट होगा, जैसे कि किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी हो रही है और उस कारण से अगर कंजेनाइटल डिसीज़ हो जाती है तो क्या करेंगे, हम उस सब्सटेंस को रिप्लेस कर देंगे। पेशेंट की बॉडी में उस सब्सटेंस को रिप्लेस करके हम कुछ लिमिट तक के उसको रोक सकते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होगा, यह एक कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एंटीनेटल पीरियड में पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। पेरेंट्स को अपने होने वाले बच्चों के ऊपर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम होने की उम्मीद है तो पेरेंट्स उसी तरह की काउंसलिंग में फ़ायदा उठा सकते हैं और हैंडीकैप चिल्ड्रन के नंबर रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग्स देते हैं पेरेंट्स को एंटीनेटल पीरियड में, मतलब जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं जिसमें
जेनेटिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं। और पेरेंट्स को अगर लगता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ चांसेस है कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स अराइज होगी, तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले जेनेटिक काउंसलिंग लेंगे डॉक्टर से और क्या करेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे। और इस तरीके से क्या होगा, उस चीज़ को अगर वो फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्राइब ऑर्डर्स है उसको फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, जो हैंडीकैप चिल्ड्रंस हैं उनके जो नंबर है वो रेड्यूस हो सकते हैं, मतलब बच्चा जो है वो हैंडीकैप नहीं होगा। नर्सेस रोल्स, अब इसमें नर्सेस का क्या रोल्स हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के प्रति पेरेंट्स का जो रिएक्शन है उसे समझना चाहिए। अब कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के प्रति नर्स को क्या करना है, पेरेंट्स के रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना है कि पेरेंट्स क्या थिंकिंग करते हैं उस बारे में, उनके माइंड में क्या है। अब सेकंड जो है, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कमी और किसी भी इंटरनल डिफेक्ट को जितनी जल्दी हो पता लगाने के लिए उसे हर बच्चे को ठीक से असेस करना चाहिए। अब जैसे नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर कुछ कमी दिखती है, मतलब बच्चे का अगर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ रिस्क लग रहे हैं, चांसेस है कि ये इसका बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इम्पेयर्ड है या कुछ कमी है या कुछ इंटरनल डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हमें उसको जल्दी से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एक नर्स को उसको आइडेंटिफाई करना है, देन डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। फिर क्या करना है, कंजेनाइटल एनोमलीज़ के बारे में अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए पेरेंट्स को क्वेश्चन का मौका देना चाहिए। अब पेरेंट्स को कुछ डाउट्स है कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज़ के बारे में कि क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो उनके क्या करना है, डाउट्स को क्लियर करना है और उन्हें बोलना है कि आप जो इस बारे में जो क्वेश्चन करना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो, हम आपको सभी चीज़ों का आंसर देंगे। अब फोर्थ है, स्पेशल जेनेटिक क्लिनिक के बारे में पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसके द्वारा सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में समझाना चाहिए। अब जो भी स्पेशल जेनेटिक क्लिनिक्स के बारे में बताना है पेरेंट्स को, उन्हें इन्फॉर्म करना है। और इस तरह के जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट जितना हम कर सकते हैं उसके लिए उतना हमें करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझ के उन्हें सॉल्व आउट करना है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करेंगे, इसमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर के बारे में जनता के अंदर अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। अब क्या करना है, जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स है उसके बारे में पब्लिक को बताना है, उनको अवेयर करना है और इन्फॉर्मेशन देना है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन एंड ड्रग्स लेने से होने वाली कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में एजुकेट करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब जब प्रेगनेंसी जो है, एक प्रेग्नेंट मदर जो होती है उनका जो 3 मंथ होता है स्टार्टिंग का, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो इस टाइम में इन्फेक्शन जो भी ड्रग्स जो होती है, अगर वो कुछ ड्रग्स लेते हैं तो उससे भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में हो सकती है। तो कौन सी ड्रग्स है जो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड करनी है, कॉन्ट्राइंडिकेट करनी है, वो उन्हें बताना है, उन्हें एजुकेशन देना है। अब जल्दी एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कराना और फॉलोअप अदर प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी को जानने में सहायता करते हैं जो कंजेनाइटल डिफेक्ट से संबंधित हो सकती हैं। अब इसमें क्या करना है, एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन करवाना है पहले, उसके बाद क्या करना है, ताकि वो फॉलोअप कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम में उसको आइडेंटिफाई कर सके, और अगर कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या देखा हमने कि क्या करना है, हमें जो पर्सन्स है, पब्लिक है, उनमें अवेयरनेस लानी है, उनको इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या है, मदर को क्या बताना है कि आपको कौन कौन सी ड्रग्स नहीं लेनी है जिससे कि कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस रहते हैं, तो उन्हें एजुकेशन देना है। उसके बाद क्या करना है, एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कराना है और फॉलोअप करवाना है मदर का, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम्स हो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो उसमें उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको ट्रीट कर सके। जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज पढ़ी कि बाय बर्थ जो बच्चे में जो डिफेक्ट्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। थैंक यू क्लास।